हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल एंड शैलेश। आज हम लोग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। ये दो आर्टिकल थे, एक बिजनेस स्टैंडर्ड ने कवर किया था और एक द हिंदू ने कवर किया था। पहला आर्टिकल था हाई लेवल ऑफ द टेक्निकल कॉम्प्लायंस बट फॉलो अप नीडेड। तो रिसेंटली जो एफएटीएफ का इवेल्युएशन होता है कोई भी कंट्री का, वो कंडक्ट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कंडक्ट हुआ था। और इंडिया में फाइनली उन लोगों ने जो चीजें देखा, जो समझा, उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है। तो उसके बारे में बिजनेस स्टैंडर्ड ने कवर किया था। और सेकंड था कि एफएटीएफ ने किसको ग्रे लिस्ट में हटाया और किसको ऐड किया, ये हमें समझना जरूरी है। ओके, तो इसमें हम कुछ छोटी सी चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि ये फॉलो अप लिस्ट क्या है और G20 से इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। और फिर हम लोग ना बेसिक समझने की कोशिश करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, कि कब ये आया, क्यों आया, क्या रीजन है, और अगर इसमें ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में होते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आर्टिकल जो बिजनेस स्टैंडर्ड था, तो उसने कहा था कि फाइनेंशियल टास्क फोर्स जो कि एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉच डॉग है वर्ल्ड का, तो उसने फाइनली इंडिया की जो इवेल्युएशन होता है ना, कि किसी भी कंट्री को इवेल्युएट करते हैं कि उनने किन किन पेरीमीटर्स पे किस तरीके से काम किया है, तो वो फाइनली कंडक्ट किया और उसने इंडिया को रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में ऐड किया है। ये हमें याद रखना है, तीन चार कैटेगरीज होती है। एक रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी, एक होती है इनहेंस्ड फॉलो अप कैटेगरी। तो इंडिया के साथ चार और कंट्रीज जो रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में, वो है यूके, फ्रांस, इटली एंड रशिया। तो ये हमें याद रखना है कि इंडिया को उसने किस में रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में रखा है। साथ ही साथ जो ये इन लोगों ने इवेल्युएट किया, तो उन्होंने इंडिया का जो टेक था विद रिस्पेक्ट टू द मनी लॉन्ड्रिंग, और इंडिया ने जो काम किया है फॉर द मनी लॉन्ड्रिंग विद द जैम ट्रिनिटी। जैम ट्रिनिटी से क्या हुआ है कि आधार लिंकेजेस हुए, जनधन अकाउंट हुआ है। ओके, तो इसके कारण क्या हुआ है कि इसके कारण जो करप्शन है वो कम हुआ है, साथ ही साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग होती थी वो कम हुई है। तो उसको एफएटीएफ ने अप्रिशिएट किया है। तो ये चीजें हमें इसमें जानना जरूरी है। साथ ही साथ एफएटीएफ ने ये भी बोला है कि इंडिया नीड रिस्क बेस्ड अप्रोच इन इम्प्लीमेंटिंग द काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग मेजर्स, ओके, इन नॉन प्रॉफिट सेक्टर। तो ये दो तीन चीजें हमें याद रखनी है। पहली याद रखनी है कि इंडिया को रेगुलर फॉलो अप में रखा है। ओके, सेकंड होता है इनहेंस फॉलो अप, ओके, लिस्ट उसमें रखा जाता है। तो ये जो रेगुलर फॉलो अप है, दैट मीन्स कि इट्स गुड। ओके, और ये भी हमें याद रखना है कि लास्ट इवेल्युएशन जो हुआ था एफएटीएफ का, वो 2010 में हुआ था और उस वक्त ऐसी कोई लिस्ट नहीं थी। ओके, तो ये सारी चीजें हम ना आखिरी में एक बार रिवाइज करेंगे, बट अभी हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। तो जो बिजनेस स्टैंडर्ड का जो आर्टिकल था, उसमें हमें इतनी ही चीज जानना जरूरी थी फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, अदरवाइज हम लोग काफी डीप में चले जाएंगे। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट आर्टिकल इन द बिजनेस स्टैंडर्ड। सेकंड जो आर्टिकल था द हिंदू का, उसमें कहा गया था कि मोनाको एंड वेनेजुएला जो है, उनको ग्रे लिस्ट में ऐड किया गया है। ग्रे लिस्ट में ऑलरेडी कौन सी कंट्री थी? ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान थी, पहले हट गई है। ओके, देन जमाइका एंड तुर्के जो थे, उनको रिमूव कर दिया गया है। कि तुर्के जो था और जमाइका था, ये इसमें मतलब ग्रे लिस्ट में थे। और आपको इसमें ना ये जानना जरूरी है कि जमाइका है कहाँ। इट इज एन आइलैंड कंट्री। ओके, आइलैंड कंट्री है, तो आपको याद रखना है कि इसकी लोकेशन कहाँ है। तुर्की हम ऑलरेडी जानते हैं कि एशियन और अफ्रीका, सॉरी, एशियन एंड यूरोपियन, ओके, उनके बीच में रहता है। यहाँ पे इस्तांबुल है, वो भी हम जानते हैं। ओके, सो ये चीजें हमें जानना जरूरी है। तो ये हम लोगों ने बिजनेस स्टैंडर्ड और द हिंदू में जो बताया गया था वो समझ लिया। अब हम लोग इसके बेसिक्स पे जाते हैं कि एफएटीएफ है क्या, कैसे आया ये। तो सबसे पहले जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, दैट मीन्स कि समथिंग टास्क फोर्स है, जैसे कि फाइनेंस है तो उससे रिलेटेड ये कुछ काम करेगा। दैट मीन्स कि कुछ गलत हो रहा होगा फाइनेंस का, या फिर किसी मनी का यूटिलाइजेशन हो रहा होगा किसी गलत काम के लिए, तो उस पर काम करेगा। ओके, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि इट इज अ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अगर वॉचडॉग है तो उसका काम क्या होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे कि अगर वो टेरर फाइनेंस को रोकना चाहता है, तो क्यों रोकना चाहता है? ताकि टेरर एक्टिविटीज ना हो, और साथ ही साथ जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनको फाइनेंस ना मिले। ओके, तो सबसे पहले हमने समझा कि इट इज अ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग। सेकंड, इट एम्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एंड फाइनेंसेस फॉर द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। क्या होते हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन? जस्ट लाइक द न्यूक्लियर वेपन, जैसे कि ईरान जो था वो WMD बना रहा था ना, तो इसी के लिए। ओके, अब एफएटीएफ में हमें जानना है, ये चीजें हमें पता ही होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि वो कब आया, कहाँ है। ओके, उसका ऑफिस कहाँ है। तो अगर बात की जाए ये कब स्टैब्लिश हुआ, तो जुलाई 1989 में स्टैब्लिश हुआ इन G7 मीटिंग। अब एक चीज और याद रखना कि अभी जून
2024 में मीटिंग हुई है। कहाँ हुई है? इटली में मीटिंग हुई है G7 की। ओके, तो इसके पहले कहाँ हुई थी? जापान में हुई थी शायद। ओके, ये चीज हमें याद रखनी है। तो जुलाई 1989 में G7 के समिट में पहली बार इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था। ओके, और पेरिस में इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था। उसके बाद अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर जो है ना इसका वो OECD में है, और OECD का है पेरिस। ओके, तो ये चीज हमें याद रखना है। अब इसकी मेंबर्स कंट्री की बात करें तो इसमें टोटल 37 मेंबर कंट्रीज है और साथ में 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें G20 की, तो G20 में कुछ कंट्रीज मेंबर है, साथ ही साथ एक अफ्रीकन यूनियन को इस बार ऐड किया गया है और यूरोपियन यूनियन है वो भी इसका पार्ट है। तो सिमिलरली FATF में भी इस तरीके से ही होता है। ओके, तो ये चीज हमें याद रखना जरूरी है दैट यूरोपियन कमीशन एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ये भी इसके पार्ट है। इसके बाद बात की जाए कि इंडिया कब ऐड हुआ और इंडिया का क्या लेना देना है इन चीजों में, तो इंडिया एक ऑब्जर्वर के तौर पे 2006 में ऐड हुआ और फिर 2010 में 34th मेंबर बना। अभी 37 मेंबर है, 34th मेंबर इंडिया 2007 में बना। और इंडिया इसी के साथ उसके जो ग्रुप्स है ना, रीजनल ग्रुप, जैसे कि हर कोई काम होता है तो वो बांट देते हैं ग्रुप्स में, तो एशिया पैसिफिक ग्रुप जो है और यूरेशियन ग्रुप है उसका इंडिया पार्ट है। अब इसकी हम लिस्ट की बात करें तो इसकी 2 लिस्ट है, एक है ग्रे लिस्ट और एक है ब्लैक लिस्ट। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए FATF में ताकि उसको फाइनेंसेस ना मिल सके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास वो जा ना सके। ओके, तो व्हेन इट कम्स टू द ग्रे लिस्ट ना, ग्रे लिस्ट क्या होती है कि इसमें जो भी कंट्री है उसके ऊपर शक की नजरें होती हैं कि आप कहीं ना कहीं सेफ हेवंस प्रोवाइड कर रहे हैं टेररिज्म को। ओके, तो यहाँ पे इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट है। दैट मीन्स कि वहाँ पे मॉनिटर किया जाने लगता है कि आप किस तरीके से पैसे खर्च कर रहे हैं या फिर आप कितना उस टेरर एक्टिविटीज में लगा रहे हैं, या फिर उसको एक तरीके से ना एक वार्निंग दी जाती है कि आपकी कंट्री अगर नहीं सुधरी तो हम उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। और ब्लैक लिस्ट होती है तो वो ऑलरेडी जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज है जैसे कि म्यांमार है, नॉर्थ कोरिया है। ओके, तो ये कंट्रीज जो है ना वो नॉन कोऑपरेटिव है कि वो कोऑपरेट ही नहीं कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द FATF और FATF की जो गाइडलाइंस। ओके, तो ये 2 लिस्ट होती है। तो हम लोगों ने इस आर्टिकल में क्या समझा, 2 चीज हमने समझने की कोशिश की। पहला ये कि बिजनेस स्टैंडर्ड में रिसेंटली इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया में इनका जो भी एक स्टडी कंडक्ट होती है और इंडिया के जो एक्शंस हैं, इंडिया के जो एफर्ट्स हैं, ओके, उनको चेक कर दिया। तो फाइनली वो चीज कंप्लीट हुई। उसके बाद एक उन्होंने रिपोर्ट पेश किया, उसमें इंडिया को उसने किसमें रखा, उसमें उन्होंने इंडिया को रखा रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में। एक होती है एनहांस फॉलो अप कैटेगरी। ओके, और G20 की सिर्फ एक कंट्री है, वो है ग्रे लिस्ट में। वो कंट्री कौन सी थी? तुर्की थी। ओके, ये हमें याद रखना, बट उसको हटा दिया गया है। ओके, सो ये चीजें हमें जानना जरूरी था। सो दिस इज ऑल अबाउट द FATF। जितनी चीजें इन 2 आर्टिकल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट थी वो मैंने सारी चीजें आपको यहाँ बता दी है। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली गिव मी अ थम्स अप। ओके।